जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने देखा था नेशनल इनकम। अब हम शुरू कर चुके हैं आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे शुरू हुई इसके इतिहास के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में इसके इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। चाहे कौन सी योजना, कौन से प्लान किसने लाया, कब लाया, ये पूछ लेता है, कई बार टाइमलाइन पूछ लेता है। तो देखिए, आर्थिक नियोजन होता है क्या कि ये बेसिकली एक समाजवादी सिद्धांत है। और जो देश आज के टाइम में सबसे बड़ा पहले समाजवादी देश था वो है आज का रूस और पहले का यूएसएसआर। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट यूएसएसआर से ही आया होगा। ठीक, क्लियर। तो भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग करते क्यों थे? अब तो नहीं कर रहे हैं, अब तो कुछ और चल रहा है, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग करते क्यों थे, क्या कॉन्सेप्ट आया? उस टाइम देश आज़ाद हुआ था नया नया, अब गरीबी थी, भुखमरी थी, लोगों के पास आय कम था, चिकित्सा कम था, शिक्षा कम था, दुनिया भर की परेशानियाँ थी। तो उस टाइम के समय में देखा गया कि समाजवादी देश कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि 5 साल का एक प्लान लेके आ रहे हैं और 5 साल के बाद 5 साल तक अपना टारगेट फिक्स कर रहे हैं और उसी टारगेट को 5 साल तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे आज हम देखते हैं UNFCCC का टारगेट देखते हैं कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड से 1.5 टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करना है, क्या? ग्लोबल वार्मिंग। तो एक टारगेट दे दिया गया सभी देशों को, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। वैसे ही उसमें भी टारगेट दिया जाता था कि आने वाले समय में ये चीज़ हम अचीव कर लेंगे। जैसे हम कोई काम करते हैं और टारगेट बनाते हैं, भले हम वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हमें लगता है कि कितना परसेंट काम पूरा हुआ, कितना परसेंट नहीं हुआ। ठीक वैसे ही नेशन कर दी थी हमारी, वही काम करते थे बेसिकली हम लोग भी उस टाइम। तो यही था कि हमें उस टाइम का क्या लक्ष्य था कि हमें इंडस्ट्री कितनी बढ़ानी है, हमें एग्रीकल्चर में कितना ग्रोथ चाहिए, हमें लोगों की आय कितनी बढ़ानी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ानी है, हमें चिकित्सा में कितना ग्रोथ चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कितने लगाने हैं, हमें डिफेंस में क्या चाहिए, सब कुछ हम लोग तय करते थे। इसका केंद्र बिंदु ये था कि मानव को विकसित बनाना है, मानव विकास करना है, HDI बढ़ाना है। इसी का केंद्र बिंदु यही था कि मानव को विकसित करना है, एक ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में बदलना है, मानव को मानव पूंजी में बदलना है, उसकी बेसिक जो ज़रूरतें थी उसको पूरा करना है, जो लोगों को नहीं मिल पा रही थी, जिससे वंचित हो जा रहे थे। तो देखते हैं आर्थिक नियोजन है क्या। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, पूर्ण परिभाषित आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा संसाधन, जो भी आपके पास संसाधन रहा हो, उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग, मैक्सिमम उपयोग कीजिए, का दोहन करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं भाई? इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं, आर्थिक नियोजन बोलते हैं। अब सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? विश्वेश्वरैया योजना से आया। ये वही है जो भारत में इंजीनियर डे मनाया जाता है इनके नाम पे, यही है वो। तो इनकी एक बुक आई थी 1934 में, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इसी में जिक्र किया गया था इसका। ठीक, कांग्रेस योजना उसके बाद आई। ये कब आई थी भाई? 1934 में। 1934 में ही कांग्रेस योजना आ गई थी कि भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी होने वाली है, ये पहले से ही लोग सोचने लगे थे। तो माफ़ कीजिए, गलत लिखा गया यहाँ, ये फिक्की का था, सॉरी, यहाँ ये कांग्रेस का था। फिक्की 1934 में फिक्की ने बताया भारत में योजना की आवश्यकता थी। 1934 में फिक्की ने बताया भारत में योजना की आवश्यकता थी। उसके बाद आता है कांग्रेस योजना। कांग्रेस योजना में क्या बोला गया भाई? इसके उस टाइम के अध्यक्ष थे 1938 में, कौन अध्यक्ष थे? सुभाष चंद्र बोस साहब, वो उस टाइम अध्यक्ष थे। तो उन्हीं के पहल पे योजना की शुरुआत हुई कांग्रेस के अंदर। तो कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पे राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कई बार पूछ दिया जाता है कि किसकी पहल पे हुआ? सुभाष चंद्र बोस सर के। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आता है बॉम्बे एक्शन प्लान। ये क्या था? ये 8 उद्योगपतियों का एक समूह था जिसने क्या किया? भारत के आर्थिक विकास योजना जो थी, इसी का ये लोकप्रिय नाम था, किसका भाई? बॉम्बे एक्शन प्लान का। इसमें प्रमुख 8 उद्योगपतियों ने भाग लिया, जिसमें JRD टाटा साहब भी थे। ठीक, 1944 टू 1945। तो सबसे पहले आया विश्वेश्वरैया योजना, उसके बाद आया फिक्की वाला, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद बॉम्बे। याद रहेगा, बॉम्बे कांग्रेस के बाद आया, ये तो याद कर सकते हैं। पहले कांग्रेस याद कर लेंगे, उसके बाद बॉम्बे याद कर लेंगे। कांग्रेस 1938 में आया था।
उसके बाद गांधीवादी योजना आता है। अब गांधीवादी योजना आएगा तो गांधी जी क्या बोलेंगे? गांधी जी बोलेंगे कि गांव का विकास कीजिए, क्योंकि गांव के विकास में ही देश का विकास गांधी जी ढूंढते थे। गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पूरी तरह से खिलाफ थे, हमेशा से बहिष्कार किए। वो नहीं चाहते थे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो हमेशा चाहते थे गांव का विकास हो। तो हमने पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 40 में संविधान के गांधी जी के ही सोच का तो परिणाम डाला है। पंचायती राज व्यवस्था वहीं आया। तो गांधी जी हमेशा चाहते थे कि गांव का विकास हो। गांव के विकास का मतलब क्या हुआ कि गांव के एक एक लोगों का विकास हो जाए, उन्हें शहर जाने की जरूरत ना पड़े। गांव में ही देश की आत्मा बसती है। वो नई टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे। अब जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे तब कहाँ की बात करेंगे भाई? गांव में ही बात करेंगे। अब गांव में कौन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी बताइए? गांव में लघु एवं कुटीर उद्योग होगा। कोई दिया सलाई की फैक्ट्री बना लिया, छोटा सा ईंट भट्ठा हो गया, छोटे 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 उद्योग। वो बोलते थे यूनिट एरिया में डेवलपमेंट कीजिए, पूरे देश का डेवलपमेंट हो जाएगा। खैर ये उनकी मर्जी थी। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। और कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट लाए थे एपीजे अब्दुल कलाम सर साहब। अभी के टाइम में, उस टाइम तो गांधी जी थे, अभी एपीजे अब्दुल कलाम सर उसी की बात कहते थे। पूरा का कॉन्सेप्ट लाए थे, प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, पूरा इसका पूरा नाम था। क्या था ये कि जो शहरी क्षेत्रों में जो हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम क्यों ना गांव में ही प्रोवाइड कर दें, ताकि गांव के लोगों का विकास हो जाएगा। और विकास होने का मतलब उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन सब कुछ बढ़ जाएगा। तो न सिर्फ वो अपने लिए उत्पादक होंगे बल्कि पूरे राष्ट्र और समाज के लिए उत्पादक होंगे। और जब गांव का विकास हो जाएगा तो पूरे शहर का विकास तो हो ही जाएगा, और साथ ही साथ शहरों पर दबाव भी कम पड़ेगा। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हम शहरों पर ही तो दबाव झेल रहे हैं ना। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हो रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इसी के लिए चला रहे हैं। शहरों में जाम से लोग उबर ही नहीं पा रहे हैं, गंदगी है तो उसके लिए सफाई हम चला रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान, अर्बन, यही सब है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है। गांधीवादी योजना ये कौन लाए थे भाई? श्रीमान नारायण अग्रवाल। ये लाए थे 1944 में। ये कृषि पे आधारित थी, विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों पे आगे बढ़ती थी और आर्थिक संरचना होना चाहिए, विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना होनी चाहिए। आत्मनिर्भर गांव के कॉन्सेप्ट को ये आगे बढ़ाए। किसका विचार था ये? गांधी जी का। गांव ही हमारा आत्मनिर्भर हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन शहर भी होना चाहिए। लेकिन गांधी जी को ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। गांधी जी गांव में ही देश की आत्मा देखते थे। अब जन योजना देखिए, ये क्या है भाई? युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति के अध्यक्ष थे एम.एन. राय साहब। ये 1945 में लेके आए जन योजना। ठीक, तो इन्होंने लेके आया जन योजना। तो एम.एन. राय साहब वही हैं जो संविधान में पूरा धूम मचाए थे, वही है एम.एन. राय साहब। 1945 में लेके आए। तो देखिए यहाँ पे विश्वेश्वरैया योजना, उसके बाद फिक्की वाला आया, उसके बाद कांग्रेस योजना। तो फिक्की वाला मत भी याद कीजिएगा, तो कांग्रेस याद कीजिएगा। बॉम्बे से पहले कांग्रेस आया, सबसे पहले विश्वेश्वरैया योजना याद हो जाएगा। उसके बाद बॉम्बे से पहले कांग्रेस आया, कांग्रेस के बाद गांधी जी आए, बॉम्बे के बाद गांधी जी आए, क्योंकि बॉम्बे ने बात कर दिया था बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लाइए। गांधीवादी योजना में बोला गया कि छोटी छोटी इंडस्ट्री भी लाना भी है तो लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास कीजिए, बड़ी उद्योग को क्यों लाना भाई? तो ये इसके खिलाफ थे। उसके बाद आता है जन योजना। अब गांधी जी के बाद आया जन योजना। ये समाजवादी योजना थी। देखिए कोई भी हो, जब जन की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, यूनियन की बात करेगा, तो समाजवादी सिद्धांतों पे चलेगा। तो नाम से ही पीपुल्स प्लान। जन योजना जब भी आएगा ना, इसका मतलब कोई समाजवादी नेता दिया होगा। समाजवादी नेता कौन थे उस टाइम के? सबसे बड़े समाजवादी नेता एम.एन. राय सर थे। तो उन्हीं के प्रयासों से ये आया, उन्होंने ही दिया था ये। उसके बाद आया सर्वोदय योजना। अब नाम ही में आ गया सबका उदय, सर्वोदय यही तो हुआ ना। तो सर्वोदय योजना कौन लाए? जयप्रकाश नारायण सर। इन्होंने ही समझते हैं क्या किए इमरजेंसी के टाइम में, तो यही वो थे। तो ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार स्टार स्टार, किन्होंने दिया सर्वोदय योजना? 5 स्टार बना देते हैं चॉकलेट हो गया सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण सर 1950 में लाए। गांधीवादी योजना एम.एन. श्रीमान नारायण अग्रवाल। बॉम्बे एक्शन याद रखिएगा, मंत्र रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस वाला थोड़ा सा याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का नाम और जवाहरलाल नेहरू का नाम, और ये पहला तो याद ही रहेगा। कब कब आया सर्वोदय योजना? 1950 में, कोई दिक्कत नहीं, 1950 याद हो जाएगा। तो ये इनमें कौन से मूलभूत सिद्धांत शामिल थे ये देखते हैं। गांधीवादी पद्धति की सामुदायिक
सामुदायिक रचनात्मक कार्य शामिल थे। गांधी जी जो बोलते थे रचनात्मक कार्य जाके कीजिए, वही वाला रचनात्मक कार्य। साथ ही साथ विनोबा भावे के भी कुछ सिद्धांत इसमें थे। क्या थे भाई? हाँ, रचनात्मक कार्य के साथ साथ ट्रस्टिप का सिद्धांत था। साथ ही साथ विनोबा भावे के भी विचार इसमें इंक्लूड थे और इन्होंने ही भूदान आंदोलन की शुरुआत की। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यही है विनोबा भावे, यहाँ विनोबा भावे। तो इन्होंने क्या दिया भाई? सर्वोदय योजना। किसके विचार थे? गांधी जी के, विनोबा भावे के। दोनों लोग विनोबा भावे गांधीवादी इंसान थे। तो ये थे समाजवादी। कुछ अन्य रिपोर्ट, ये छोटे छोटे क्षेत्रीय रिपोर्ट होते हैं, मन करे याद हो जाए याद रखिएगा, नहीं याद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में भी कम ही आता है। जैसे कृषि पे आया गडगिल रिपोर्ट, याद हो जाता है, गडगिल इतना फेमस नाम है आज के टाइम में भी बड़े बड़े रिपोर्ट यही लोग बना रहे हैं। खैर, गडगिल रिपोर्ट याद रखिएगा। कृषि विकास खेरागत रिपोर्ट, खेत से याद हो जाएगा कृषि विकास। उसके बाद कृषि मूल्य कृष्णाचारी रिपोर्ट। उसके बाद सहकारी समिति सरैया रिपोर्ट, सरैया से सहकारी समिति याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा याद रह जाए, ठीक है, नहीं याद रह जाए कोई बात नहीं, कम ही पूछा जाता है। अब देखिए योजना आयोग बनी कब, कैसे बनी, क्या क्या संविधान में इसके मूलभूत सिद्धांत देखते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट 1949 में प्रकाशित हो गई। इसी के प्रकाशित होने के बाद संविधान सभा में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन की प्रक्रिया को स्वीकारा गया। तो इसके मूलभूत सिद्धांत हमारे संविधान में इंक्लूड है ना। तो मूलभूत सिद्धांत 1945 में प्रकाशित होता है और इसके मूलभूत सिद्धांत संविधान में इंक्लूड करते हैं कि भाई योजना भी बनानी चाहिए। तो इसी का कॉन्सेप्ट आया। तो देखिए इसको शुरू कब किया गया? मार्च 1950 में सबसे पहले योजना आयोग की शुरुआत हुई। ये गैर संवैधानिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए यहाँ, 3 से कम नहीं चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैर सांविधिक निकाय था। गैर सांविधिक का मतलब क्या है भाई? और एक गैर वैधानिक निकाय था, मतलब कि इसका संविधान में कोई चर्चा नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल नहीं है। जो योजना आयोग की बात करता हो, ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की बात करता हो, जैसे वित्त आयोग की बात करता है उसकी चर्चा है, योजना आयोग की कोई चर्चा नहीं है संविधान में। तो गैर संवैधानिक निकाय हो गया और गैर वैधानिक निकाय भी हो गया, मतलब कि इसको किसी एक्ट के द्वारा पास नहीं किया गया है। गैर वैधानिक का मतलब हुआ कि जैसे हम कोई बिल लाते हैं, बिल को राज्यसभा लोकसभा या लोकसभा राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट चेक करती है कि सही है कि नहीं। तो प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर होने के बाद वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो किसी एक्ट से पास नहीं हुआ था। क्या था भाई? सिंपल सा एक ऑर्डर था प्रेसिडेंट का, और इसने तहलका मचा दिया था क्योंकि इसके अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, सीधा प्रधानमंत्री के अंडर में था ये, और 6 मंत्रिमंडलीय सदस्य होते थे इसके। अब नहीं है, अब इसकी जगह पे नीति आयोग आ चुका है जनवरी 2015 में। तो इसने तहलका मचा दिया था। उस टाइम बहुत ज़्यादा ये चर्चा का विषय रहा था कि वित्त आयोग और योजना आयोग, जबकि योजना आयोग की पावर कुछ नहीं थी, न ये संवैधानिक था न वैधानिक था, और वित्त आयोग संवैधानिक भी था, फिर भी कई बार वित्त आयोग पे ये हावी होने की कोशिश करता था। ठीक है, अब था तो था। अभी के वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उस टाइम इससे बड़ा खौफाते हैं। वो बोलते थे कि नहीं भाई, योजना आयोग जो है ना, ये क्या करता है, ऊपर से प्लान बनाता है, नीचे इंप्लीमेंट कराने के लिए कहता है। ये इसके सख्त खिलाफ थे। ये बोलते थे योजना आयोग को नहीं होना चाहिए, हम लोग प्लान बनाएंगे, इसको ऊपर तक ले जाइए। अब बात भी सही है। तो इन्होंने जैसे ही आया जनवरी 2015 में, योजना आयोग को हटा के नीति आयोग ला दिया वहाँ पे। और अब नीति आयोग भारत की थिंक टैंक है, जो प्लान बनाती है, एक विजन डॉक्यूमेंट जारी करती है, और उसी के हिसाब से भारत के आगे का भविष्य देखा जाता है। और बेसिकली नीति आयोग और कभी आ जाए अगर क्वेश्चन, नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है, तो सबसे बड़ा अंतर है योजना आयोग टॉप टू बॉटम अप्रोच रखती थी, ऊपर से नीचे, और ये नीति आयोग क्या करती है, नीचे से ऊपर अप्रोच रखती है, बॉटम टू टॉप। कहने का मतलब है कि ऊपर प्लान्स बनते थे दुनिया भर के, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दे दिया जाता था राज्यों पे, जिला स्तर पे कि इम्प्लीमेंट कीजिए। यहाँ पे क्या है कि नीचे आप लोग प्लान बनाइए और नीति आयोग बोलती है हमें दीजिए, हम देखते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो उसका रिव्यू करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बात भी सही है। अगर कोई बैठा हुआ ऑफिस में इंसान ये कैसे तय कर सकता है कि किसी जिला में, किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में क्या चीज़ चाहिए, उसका विकास कैसे हो सकता है, उसकी ज़रूरतें क्या है, उसकी समस्याएं क्या है, वो तो खुद राज्य जानेगा, क्षेत्र जानेगा, जिला जानेगा। ये बात और कोई कैसे जान सकता है? इसको विकेंद्रीकरण एक तरह से बोल सकते हैं कि विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है। थोड़ा सा नीचे से नीचे पावर दिया गया यहाँ पे, यही कुछ सिद्धांत है। अच्छी बात भी है ना।
और थिंक टैंक का काम करता है। तो देश का सबसे बड़ा थिंक टैंक है जो एक विजन जारी करता है। तो ये भी था। तो यही बेसिकली अंतर है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, कब कब आई, उसमें कौन कौन से प्लान्स इंप्लीमेंट हुए, क्या आया, ये आगे की क्लास में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद।